नमस्कार। ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित भारत विभाजन का सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, एक खास तरह की राजनीति, एक खास तरह की विचारधारा, एक खास तरह की पार्टी हमेशा मुसलमानों को बंटवारे के लिए जिम्मेदार बताती है और उनकी वफादारी पर इसी आधार पर सवाल भी खड़े करती रहती है। मगर सच्चाई क्या है? क्या सभी मुस्लिम नेता और अवाम उस समय बंटवारे की मांग कर रहे थे? क्या सभी मुसलमानों को ये लग रहा था कि वे भारत में हिंदुओं के साथ मिलजुल कर नहीं रह सकते, उन्हें अपना मुल्क चाहिए, पाकिस्तान चाहिए? आज हम विभाजन की इस त्रासदी को इस नजरिए से भी देखने की कोशिश करेंगे कि उस समय मुसलमानों का कौन सा हिस्सा, कौन सा तबका पाकिस्तान की मांग कर रहा था और कौन सा हिस्सा या कौन से नेता इसका विरोध कर रहे थे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी। प्रोफेसर पुनियानी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। मेरा पहला सवाल ये है कि आप अगर मुस्लिम समाज को देखें पार्टीशन के नजरिए से, एक जो धारणा पूरे देश भर में बनाई गई है कि पूरे मुसलमानों ने भिड़ कर दबाव बनाकर एक अलग देश बनवा दिया, इसको किस तरह से देखते हैं? जो मुसलमानों की हिस्सेदारी थी इस आंदोलन में, पाकिस्तान वाले में, वो कितने प्रतिशत रही होगी मोटे तौर पर? और क्या सारे मुसलमान पाकिस्तान के पक्ष में थे? वास्तव में सच्चाई इसके उलट है। सच्चाई ऐसी है कि बहुत एक मुट्ठी भर मुसलमान थे जो पार्टीशन चाहते थे, अलग से पार्टीशन चाहते थे। जो यहाँ का मुख्य संख्यक मुसलमान समाज था, वो बंटवारे को और पाकिस्तान की मांग के पूरे तौर से विरोध में था। ये बात और है कि उनके इतिहास की बातें हम तक ज़्यादा नहीं आती। जैसे यहाँ जो बहुत प्रचलित किताब है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्र, आदित्य मुखर्जी और बाकी लेखकों की लिखी हुई, उसमें भी बहुत छोटे से में उल्लेख आता है कि जो एक ख़ास तौर से गरीब तबके के मुसलमान, जिनको यानी मेहनतकश मुसलमान हो गए, दस्तकार मुसलमान हो गए, और यहाँ के जो बरेलवी और देवबंद के उलेमा हो गए, ये सब पार्टीशन के पूरी तौर से खिलाफ में खड़े थे। और मैं जैसे पहले केस में बता चुका हूँ कि मुस्लिम लीग ये मुख्य तौर से कोई आम मुसलमानों का प्रतिनिधि नहीं थी। इसका उगम ये ज़मींदारी नवाबों के बीच में से हुआ था। पर एक बात है, 1937 में जब ये चुनाव हार गए, तब इन्होंने थोड़ा जनता के बीच में जाना चालू किया, काम नंबर 1। नंबर 2, उस समय तक सांप्रदायिकता समाज में बढ़ गई थी दंगों के कारण, तो एक ध्रुवीकरण आ गया। उसके बाद मुस्लिम लीग को सपोर्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। पर फिर भी आप कितना भी कहें, और दूसरा आप देखिए, उस समय वोटिंग का राइट सबको था नहीं। समाज में केवल जिसके पास ज़मीन है या जो ग्रेजुएट है उसी को वोट देने का अधिकार था। मुसलमानों का बहुत बड़ा गरीब तबका, उसको वोट देने का भी अधिकार नहीं था। तो 1946 के इलेक्शंस में मुस्लिम लीग को उनके एरियाज़ में मेजॉरिटी मिली। पर मोटे तौर पे देखा जाए, अगर आप परसेंटेज के रूप में देखेंगे, तो यहाँ का गरीब मुसलमान, मेहनतकश मुसलमान, उलेमा की बहुत बड़ा तबका, इन सब ने पूरी तौर से विभाजन का विरोध किया और विभाजन का विरोध डट के किया। जी, इस मामले में मैं एक उदाहरण भी दे सकता हूं कि 1941 के आसपास मूवमेंट कॉन्फ्रेंस के बैनर तले यूपी और बिहार के बहुत सारे बुनकर, लगभग 50,000 बुनकरों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया कि हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, पाकिस्तान का विरोध किया, क्योंकि उनका तर्क ये था कि इससे केवल अपर क्लास को फायदा होगा, जो अशरफ हैं उनको फायदा होगा, और इसलिए वो मांग कर रहे हैं। इसी तरह से देवबंद, जो बड़ा गढ़ है मुस्लिम एजुकेशन का, आज बदनाम हो चुका है तालिबान और दूसरी वजहों से, लेकिन उस समय उसकी भूमिका बहुत ही दृढ़ता के साथ पाकिस्तान के खिलाफ थी, और उसने कहा था कि ये तो एक कॉन्स्पिरेसी है, ये एक साम्राज्यवादी साजिश है, और उसके ये केवल इसका विरोध किया था आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बैनर तले, और बड़े पैमाने पर इसका विरोध हुआ था। तो विभिन्न मुस्लिम इदारे जो हैं वो विरोध कर रहे थे, जो निचले तबके थे वो विरोध कर रहे थे, और बहुत सारे नेता थे जिनके नाम
बहुत कम लोग जानते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम हम जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम जानते हैं, लेकिन बहुत सारे नाम थे। मैं चाहता हूँ वो आप बताएं। देखिए, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अशरफ मुसलमान जो ज़्यादातर मुस्लिम लीग में थे, और अजलाफ और अरजाल ये ज़्यादातर इनके साथ नहीं थे। और 1941 की कॉन्फ्रेंस के पहले भी 1940 में ही जैसे जिन्ना ने प्रस्ताव रखा अलग पाकिस्तान का, उसके 5 हफ्ते के अंदर ये जो कॉन्फ्रेंस आप जिसका उल्लेख कर रहे हैं, आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उसके 5 हफ्ते के अंदर दिल्ली में बुलाई गई। और उस कॉन्फ्रेंस का आप वर्णन पढ़ेंगे तो आप इतना हैरान हो जाएंगे। मैं थोड़ा उसका विस्तार बताना चाहता हूँ क्योंकि उसमें प्लीज। पूरा छुपा हुआ है भारत के मुसलमान का रवैया। तो आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में इनके जो बड़े लीडर थे, अल्लाह बख्श, ये सिंध के प्रीमियर थे, सिंध के बहुत बड़े लीडर थे। और जब ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई दिल्ली में, तो पूरा दिल्ली वो बैनर से, पोस्टर से ढक गया। और मुझे सबसे खास बात इसमें ये लगी कि 50,000 लोग इसको अटेंड करते हैं और इसमें 5,000 महिलाओं के लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया जाता है। ये जो शायद उस समय किसी के कल्पना में होगा कि नहीं होगा, ये देखिए। और इसमें जो रिसेप्शन कमेटी रहती है, उसमें आसफ अली जो कांग्रेस के सदस्य थे, वो भी वहाँ थे और उन्होंने इसका पूरा स्वागत किया। और अल्लाह बख्श के साथ साथ मैं कुछ नाम गिनाना चाहता हूँ क्योंकि सब नाम जैसे मुझे भी याद नहीं है। इसमें जैसे आपने मोमिन कॉन्फ्रेंस कहा, खान अब्दुल गफ्फार खान की खुदाई खिदमतगार, ऑल इंडिया मजलिस, ये फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पार्लियामेंट्री बोर्ड, मुस्लिम स्टूडेंट्स जो सेमिनरीज में पढ़ते थे, इन सब लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर भाग लिया। और उसका मुख्य प्रस्ताव ये था कि हम भारत के मुसलमान पार्टीशन की पाकिस्तान के मांग के विरोध में हैं और हम ये चाहते हैं कि भारत इसी प्रकार से यूनाइटेड रहे। आपने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अंदर रहे, सबसे ज़्यादा बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और उन्होंने वो और महात्मा गांधी, इन्होंने पार्टीशन को कभी स्वीकार नहीं किया। खान अब्दुल गफ्फार खान, वो जो आज़ादी के बाद भी रहे, उन्होंने तो महात्मा गांधी के सामने, बापू उनको कहते थे, बापू को कहा, बापू आपने हमें किन भेड़ियों के साथ सामने फेंक दिया है, यानी जो पाकिस्तान की बात है। तो इस प्रकार के मुसलमानों की चर्चा ज़्यादा नहीं होती। और ख़ास तौर से जो मैंने कहा अल्लाह बख्श ने उसके बाद ये जो स्टैंड लिया, उन्होंने, उनको तो काफ़ी बड़ी बड़ी उपाधियाँ मिली हुई थी सर वगैरह की, उन्होंने उसको त्याग दिया। अवार्ड वापसी, जिसको आज के इसमें कहेंगे, अवार्ड वापसी किया। तो उसके कारण अंग्रेज़ों ने उनको डिसमिस कर दिया उस सत्ता से। अब सिंध के प्रीमियर थे। और इसके बीच में पूरे देश में एक ऐसा माहौल खड़ा हो गया। दिल्ली का, मैं ये पढ़ रहा था, इसमें आपको मैं सजेस्ट करूंगा, एक बहुत बढ़िया किताब है शम्सुल इस्लाम की, मुस्लिम्स अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ इंडिया। उसमें इसका बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि उसमें दिल्ली का माहौल कैसे वाइब्रेंट, एक सक्रिय हो गया था आम मुसलमानों की उपस्थिति से। और जगह जगह से, जैसे आपने मोमिन कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया, जगह जगह से मुसलमानों के जत्थे आए और उन्होंने, जब भी ये प्रस्ताव पास होते थे, वो इसके स्वागत में तालियां बजाते थे, खड़े होकर नारे लगाते थे कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं चाहते। और दूसरा, कई मौलानाओं ने तो इस्लाम के आधार पे भी कहा कि इस्लाम तो जैसे एक मज़हब जो है, उसमें हम उम्मा की बात करते हैं, लोगों को बांटने की बात नहीं करते। उम्मा तो एक ही होता है, मतलब उम्मा यानी समाज, और जो पार्टीशन की बात है, वो तो समाज को बांटने की बात है। और यही बात मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपने अखबार अल हिलाल में लगातार लिखते रहे कि ये जो पार्टीशन की मांग है, पार्टीशन की मांग गैर इस्लामिक है। तो यानी इसमें देखिए दोनों पहलू देखिए, एक तो आर्थिक पहलू से, सामाजिक पहलू से इसका विरोध करता है आम मुसलमान, और एक धर्म का एंगल लेकर भी बरेलवी और देवबंद के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वो कई बार अपने धर्म का भी हवाला देकर कहते हैं कि इस प्रकार का पार्टीशन ये हमारे समाज को बांटता है, जिसका हम समर्थन कभी नहीं कर सकते। जी, ये गैर इस्लामिक बात तो
देवबंदियों ने भी कही थी कि ये इस्लाम के विरुद्ध है। जी ये गजब की बात है कि उस समय के जो उलेमा थे, जो विद्वान थे इस्लाम को जानने वाले, या इस्लाम के की इस्लामी शिक्षा देने वाले जितने भी इदारे थे, वो सब इसके विरुद्ध थे। लेकिन वो जो नवाबी तबका था, जो जो जिसे आप कह सकते हैं कि भद्र लोग था मुसलमानों का, वो इसके लिए दबाव डाल रहा था। और 1937 का जो चुनाव है वो भी इसको रिफ्लेक्ट करता है कि जी मुस्लिम लीग को मुस्लिम इलाकों में भी बहुत जगह जीत नहीं मिली थी, वहां भी कांग्रेस ले गई थी और वो जी परेशान थी कि उत्तर प्रदेश में हमें आप सरकार में शामिल कर लो और उसको लेकर जी मतभेद कीजिए। तो मुस्लिम लीग उतनी बड़ी ताकत नहीं थी, लेकिन दंगों ने बार बार ये लोगों के मन में भय पैदा किया और पूरा माहौल जब बन गया तो एक और हिस्सा उसके साथ जुड़ गया था। और हम देखते हैं कि बंटवारे के बाद जो पाकिस्तान लोग गए हैं उनमें ज्यादातर वही लोग गए हैं जो समृद्ध थे, जो पैसे वाले थे, जिन्हें वहां बड़े बड़े ओहदे मिलने की उम्मीद थी। वही तबका बढ़ा गया और मुसलमानों का बहुत नुकसान नुकसान हुआ इस लिहाज से कि उनकी लीडरशिप ही चली गई और आजाद हिंदुस्तान में उनके पास कोई लीडरशिप नहीं रही। तो ये पार्टीशन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं चाहता हूं थोड़ा सा और आप बताएं कि जो कांग्रेस के अंदर जो मुस्लिम नेता थे, आपने मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम लिया, आसफ सरहदी अली गांधी का नाम लिया, आसफ रफी अहमद किदवई थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे, और भी कई ऐसे नेता थे जो खुलकर पार्टीशन के खिलाफ थे। कांग्रेस के अंदर पार्टीशन के लिए मौलाना अबुल कलाम तो बिल्कुल गांधी और नेहरू के भी खिलाफ हो गए थे इस मामले में। जी मैं आपकी दोनों बातों को थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि पार्टीशन जैसे 1937 में मुस्लिम लीग पूरी तौर से हार गई, 1946 के चुनाव में इसे कई इलाकों में जीत मिली और जीत का कारण यही था कि वो जो सांप्रदायिक माहौल बढ़ रहा था उसके कारण ये जीत हुई। और निश्चित रूप से मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व कौन करता है ये एक बड़ा सवाल है, मुस्लिम लीग या वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ एक बहुत बढ़िया किताब है सर कैंटवेल की, मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया। मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया में वो कहते हैं कि ये दिल्ली की जो कॉन्फ्रेंस है ये वास्तव में भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है। तो खैर एक तो फिर भारत के पार्टीशन के बाद भी आपने जो बात कही, 3 प्रकार के लोग भारत से पाकिस्तान गए, जिसको एक तो हम पहले कहते हैं सलारियत ग्रुप। सलारियत यानी जो फौज में थे, एडमिनिस्ट्रेशन में थे, उन्हें पता था वहाँ का सब मैदान खाली है, यहाँ से उधर गए तो हमको पूरा तरक्की मिलने वाली है। यहाँ के कुछ बड़े व्यापारी गए, उसका अपवाद भी मैं बताऊंगा, और कुछ बड़े लैंडलॉर्ड गए जिनको एक्सचेंज में बहुत पॉपुलेशन मिली। उसका अपवाद एक बड़ा मज़ेदार है, अजीम भाई प्रेम जी। अजीम भाई प्रेम जी के पिता भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना उन्हें कहते हैं कि आप आइए पाकिस्तान, हम आपको यहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर बनाएंगे। और अजीम भाई प्रेम जी के पिता कहते हैं मैं अपने देश में ही ठीक ठाक हूँ, मुझे वहाँ आना नहीं है। तो खैर कई लोग गए और कई लोग यहाँ रुक गए। और कांग्रेस के अंदर तो खैर जो आप दूसरी बात कह रहे हैं, जो मुसलमान आपने कुछ नाम लिए, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। और ख़ास तौर से क्योंकि गरीब मुसलमानों के प्रतिनिधि जो थे वो मुस्लिम लीग में नहीं गए, तो ये गरीब मुसलमानों के प्रतिनिधियों में आपने कुछ नाम लिए। मेरे पास शायद कुछ और नाम भी हैं, जैसे मैंने आसफ अली का नाम लिया, शौकतुल्ला अंसारी, हुमायूं कबीर, शिबली नोमानी, हसरत मोहानी, एम ए अंसारी, शौकतुल्ला अंसारी, सैयद अब्दुल्ला बरेलवी। तो ये कुछ नाम मुझे भी याद है, मुझे भी ज़्यादा नहीं है। अभी एक निसार अहमद नाम के हमारे दोस्त हैं आंध्रा या कर्नाटका में, उन्होंने अपना एक मिशन बना लिया है और एक बहुत बड़ी उन्होंने एनसाइक्लोपीडिया तैयार किया है कि आज़ादी के आंदोलन में मुस्लिम्स का क्या योगदान था। वो एक एडिशन आ चुका है और अभी आगे उनका प्रकाशन का काम चालू है। पर निश्चित रूप से कांग्रेस ने इसके बारे में कोई भेदभाव नहीं किया। तो मुस्लिम जो सेक्युलर मुस्लिम जिसको कह सकते हैं, जो निचले तबके के इंटरेस्ट का प्रतिनिधित्व करते थे, वो तो कांग्रेस में भी बने रहे और कांग्रेस के बाहर भी जो थे, जैसे इनका अल्लाह बख्श, इस प्रकार के भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने लगातार कंपोजिट इंडियन कल्चर, कंपोजिट इंडिया इसकी बात की। और यहाँ एक और
बात, बहुत प्यारी बात ये मुझे याद आती है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तो एकता के इतने पक्ष में थे कि वो एक जगह लिखते हैं कि अगर आसमान से कोई फरिश्ता आकर मुझे पूछे कि मैं तुम्हें आज़ादी दे देता हूँ पर मैं बंटवारा कर दूंगा, तो मौलाना आज़ाद कहते हैं मुझे ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए, मुझे यहाँ का सुकून चाहिए, चैन चाहिए और लोगों की एकता चाहिए। ये वो बात कहते हैं। और दूसरा मौलाना आज़ाद की जो बात है, जब कुछ मुसलमान यहाँ से छोड़कर पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने उनको एक अपील की कि आप क्यों अपने वतन को छोड़कर जा रहे हो, यहाँ की मीनारें, यहाँ की मस्जिदें, यहाँ के मदरसे, यहाँ के बाज़ार, ये आपको बुला रहे हैं, आप यहीं रहिए। तो यानी मुसलमानों का जो एक चित्र खड़ा किया गया है कि मुसलमानों ने अलग से पाकिस्तान बना लिया, उससे गलत बात कोई हो नहीं सकती। क्योंकि जैसे मैंने ये किताब का उल्लेख किया कैंटवेल का, वो निश्चित रूप से एक ऑब्जेक्टिव स्कॉलर के रूप में बताते हैं कि भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व अगर आपको देखना है तो वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में देखिए जो अल्लाह बख्श ने बुलाई थी, और उसमें रिसेप्शन कमेटी में कांग्रेस के लोग भी थे, दूसरे लोग भी थे, और कितने संगठन, मेरे ख्याल से जैसे आपने एक अंसारी की बात की, बहुत सारे संगठनों ने इसका पुरजोर स्वागत किया क्योंकि ये उनके दिल की बात को सामने कहता था। और वो देख भी रहे थे कि मुस्लिम लीग के पीछे जो लोग खड़े हैं वो तो एलीट हैं, वही लोगों ने तो हमको तकलीफ दी, उन्हीं की ज़मींदारी में तो हमको प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो ये एक पॉपुलर सेंटिमेंट कॉमन मुस्लिम्स यानी सामान्य मुसलमानों का जो सोच था वो पार्टीशन के पूरी तौर से विरोध में था। जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर वो नाम देखना भी चाहें तो विकिपीडिया पर एक लंबी फहरिस्त है ऐसे नामों की जिन्होंने पार्टीशन का विरोध किया था। आप अगर टाइप करेंगे अपोजिशन टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया, आपके सामने जो पेज खुलेगा उसमें वो पूरे अपोजिशन करने वाले मुस्लिम बिरादरी के लोग, मुस्लिम संगठन और भी दूसरे संगठन जो इसका विरोध कर रहे थे उनका पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है आज के माहौल को समझने के लिए भी, आज की राजनीति को समझने के लिए भी, कि आप पार्टीशन के दौरान मुसलमानों की सही भूमिका क्या थी, वास्तविक भूमिका क्या थी और उसको किस तरह से मिलान किया गया है, उसके ऊपर कालिक पोती गई, उसको दबा दिया गया है, जिसकी वजह से एक खास तरह की छवि पूरे देश के सामने पेश किया जाए और मुसलमानों की वफादारी को संदिग्ध बना दिया जाए इस धरती के प्रति। क्योंकि सावरकर तो यही कर रहे थे जब पितृभूमि और पुण्य भूमि की बात कर रहे थे कि जो यहाँ जिसकी पुण्य भूमि नहीं है वो इसके प्रति वफादार भी नहीं हो सकता। वो पूरे विचारधारा है जो यहाँ काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि बातें कंप्लीट हो गई हैं। अगर पुनियानी साहब कुछ और जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, फिर हम इस एपिसोड का समापन करें। आपने अच्छे से समराइज कर दिया है। सिर्फ मुझे आपने ज़्यादा नामों की भी लिस्ट दे दी है और वो शमसुल इस्लाम की किताब भी आई है, एक दो और भी किताबें भी इस पर आई हैं जो बहुत विस्तार में बताती हैं कि यहाँ के जो आम मुसलमान थे वो कंपोजिट इंडियन कल्चर, यूनाइटेड इंडिया उसके लिए थे, और इसका विरोध करने वाले तो खैर ज़मींदारी तबके और वो एलीट क्लास के लोग थे। और तो मुझे कुछ ऐड नहीं करना। जी, तो मैं तो अपने दर्शकों से ये भी गुजारिश करूंगा कि कुछ अच्छा साहित्य पढ़ें पार्टीशन को समझने के लिए। सादत हसन मंटो ने बहुत खूबसूरत कहानियां लिखी हैं। भीषम साहनी के का साहित्य पढ़िए, यशपाल का झूठा सच पढ़िए। तमाम कहानियां हैं जिनमें आपको पार्टीशन की असली तस्वीर दिखेगी, उसमें सांप्रदायिकता के नजरिए से लिखी गई चीजें नहीं मिलेंगी और आप अपनी समझ को बेहतर बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी इस चर्चा के लिए। जाते जाते अपने दर्शकों से फिर से निवेदन कर दूं कि अगर आपने ये वीडियो पसंद किया है तो उसे बड़े पैमाने पर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और समझें पार्टीशन और पार्टीशन से जुड़ी राजनीति को। और अगर इस विषय से जुड़ी कोई जानकारी आप चाहते हैं, कोई जिज्ञासा है आपके पास, तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।